कक्षा 11 कला वर्ग के प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर मैं डॉक्टर अब्दुल हमीद, प्रवक्ता कमलापति त्रिपाठी बॉयज़ इंटर कॉलेज, आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आपकी पुस्तक का पहला अध्याय समय की शुरुआत से चल रहा है। पिछले 2 लेक्चर में आपने मानव के उद्भव से लेकर होमो तक के उसके सफ़र को समझ लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे दिन का लेक्चर जब समाप्त हो रहा था, हम लोग होमो पर पहुंचे थे, तो होमो की जो 3 श्रेणियां थी उसको मुझे लिखने या बताने में संभवतः कुछ गलती हो गई थी। मैं चाहता हूं कि अगर ऐसी कोई गलती है तो आप एक बार उसका संशोधन कर लें। जो 3 होमो के उपश्रेणियां हैं उसमें पहला था होमो हैबिलिस, संभवतः होमो हैबिलिस लिखा गया था। दूसरा था होमो इरेक्टस, संभवतः उस दिन लेक्चर में होमो इरेक्टस लिखा गया था, तो आप इसको संशोधन कर लें। और तीसरा आपको याद कराने के लिए भी मैं बता दे रहा हूं, होमो सेपियंस। ये तीनों को मैंने आपको उस दिन बताया था। मैंने बताया था कि होमो हैबिलिस जो था वो औजार बनाने की कला में निपुण था। होमो इरेक्टस जो थे वो दोनों पैरों पर खड़े होकर चल सकने वाले प्राणी थे। और तीसरा होमो सेपियंस, ये आधुनिक चिंतनशील मानव था जिसका सफर अभी तक चल रहा है। होमो सेपियंस बुद्धिमान मानव की श्रेणी में थे। तो चलिए, आप इसके अनुसार कोई अगर त्रुटि है तो उसको संशोधन कर लीजिएगा। अब हम आज के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला बिंदु है आधुनिक मानव का उद्भव स्थल, यानी आधुनिक मानव जो हमारा है ये कहाँ उत्पन्न हुआ। तो इस संदर्भ में हमारे पास 2 विचारधाराएं हैं। पहला है प्रतिस्थापन मॉडल और दूसरा है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। इन दोनों मॉडलों को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा आपको, सबसे पहले मैं आधुनिक मानव के उद्भव स्थल में पहला बिंदु लेता हूं, जिसका नाम है प्रतिस्थापन मॉडल। प्रतिस्थापन मॉडल का क्या अर्थ है? प्रतिस्थापन मॉडल का मतलब होता है कि हमारा ये जो आधुनिक मानव है ये एक किसी निश्चित स्थान पर ही पैदा हुआ, और वो स्थान कौन था? अफ्रीका। जी हां, आधुनिक मानव सबसे पहले अफ्रीका में पैदा हुआ और वहीं से वो पूरे विश्व के कई भागों में फैल गया। ठीक है, यानी उसका प्रतिस्थापन हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना, इसी को हम प्रतिस्थापन कहते हैं। तो इसीलिए इस सिद्धांत का नाम है प्रतिस्थापन मॉडल। यानी मनुष्य एक निश्चित स्थान पर पैदा हुआ और उसके बाद वो वहां से चला गया, विश्व के कई अन्य महाद्वीपों पर जाकर के बस गया। इसका मतलब कि वो प्रतिस्थापित हो गया, और इसीलिए इस मॉडल को प्रतिस्थापन मॉडल कहते हैं। इस पर थोड़ा सा विवाद भी है, क्योंकि बहुत सारे जो है समर्थक ये मानते हैं कि नहीं, ये गलत है, वास्तव में क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल सही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके जो मतावलंबी हैं जो ये कहते हैं कि प्रतिस्थापन मॉडल सही है, तो इस पर एक आपत्ति उठाई जाती है कि अगर एक ही स्थान पर मनुष्य पैदा हुआ, दूसरे जगह गया, तो फिर उसमें भिन्नता कैसे हो गई। जैसे आज हम देख रहे हैं कि अलग अलग महाद्वीपों पर जो लोग हैं उनके रंग में, उनके बालों में, उनके चेहरे में कई प्रकार की हम शारीरिक भिन्नता पाते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठा कि आखिर ये भिन्नता क्यों हो गई। तो उसका जवाब इसके समर्थकों ने ये दिया कि प्रतिस्थापना मॉडल के अंतर्गत मनुष्य जब दूसरे स्थानों पर गया तो वहाँ की जलवायु के आधार पर उसने अनुकूलन कर लिया, और जलवायु के प्रभाव के कारण उसकी शारीरिक संरचना भी बदल गई। ठंडे स्थान पर जो लोग रहते थे वो गोरे रंग के हो गए,
उनके बाल का रंग भूरा हो गया, वो इस तरीके से। और जो गर्मी वाले स्थानों पर थे वो उनका काला कलर था, बाल घुंघराले थे। इस तरीके से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग शारीरिक संरचना वाले मानव का उद्भव हुआ। अब हम दूसरे मॉडल की बात करते हैं जिसका नाम है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। इस मॉडल के समर्थक कहते हैं कि नहीं, मनुष्य का जन्म एक स्थान पर, जो आधुनिक मानव है उसका जन्म एक स्थान पर नहीं हुआ, बल्कि विश्व के कई स्थानों पर अलग अलग देशों में अलग अलग क्षेत्रों में हुआ। इसीलिए उनका कहना यह है कि इसीलिए मनुष्य, जो आज के आधुनिक मनुष्य हैं, वो हमें शारीरिक संरचना के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार ये दो मॉडल हैं, मॉडल जो भी सत्य हो, लेकिन फिलहाल दोनों के अच्छे खासे समर्थक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा बिंदु लेते हैं जिसका नाम है आदिकालीन मानव द्वारा भोजन प्राप्ति के तरीके। आदिकालीन मानव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करता था, यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इस अध्याय का। इसे अब हम लोग देखेंगे। बच्चों, आप जानते हैं मनुष्य बहुत ही अत्यधिक अविकसित अवस्था में था, उसके ऊपर ज्ञान की कमी थी, इसलिए वो खाने की खोज में इधर उधर भटकता था। किस प्रकार वो भोजन की प्राप्ति करता था, इसको यहां दर्शाया गया है। 4 तरीके थे: संग्रहण, शिकार, अपमार्जन और मछली पकड़ना। बारी बारी से हम लोग इसको लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे संग्रहण। संग्रहण का क्या मतलब है? संग्रहण का मतलब होता है भोजन को घूम घूम कर इकट्ठा करना। किस प्रकार का भोजन? कोई खेती बाड़ी तो थी नहीं, पशु तो पाले नहीं जाते थे, तो जो जंगल में चूंकि मनुष्य रहते थे तो जंगल में घूम घूम करके वो जंगली बेर, जंगली बीज, कोई फल है या कंदमूल फल है, कुछ ऐसे पेड़ के तने बेहद मुलायम होते थे जिसे हम कंदमूल कहते हैं, इन सब चीजों का वो रोज घूम करके संग्रहण करता था। इसी को हम संग्रहण की क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया संग्रहण। दूसरा है शिकार। शिकार का मतलब होता है पशुओं का शिकार करके उनका मांस प्राप्त करना। यही मनुष्य का, उस आदिकालीन मनुष्य का मुख्य भोजन था। यूरोप में लगभग, यूरोप का जो जर्मनी है वहां 5 लाख साल पहले, और इंग्लैंड में 4 लाख, माफ कीजिएगा, जर्मनी में 5 लाख साल पहले, इंग्लैंड में और जर्मनी में 4 लाख साल पहले ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिससे यह लगता है कि मनुष्य शिकार किया करता था। शिकार के लिए वो विभिन्न प्रकार के औजारों का भी इस्तेमाल करता था और एक झुंड में घेर करके वो शिकार करते थे। पहले तो मनुष्य छोटे मोटे जानवरों का शिकार करता था, लेकिन बाद में जैसे जैसे थोड़ी सी समझ विकसित हुई तो वो फिर हिंसक और बड़े पशुओं का भी घेर करके शिकार करने लगा। शिकार से उसे अच्छा खासा मात्रा में मांस मिल जाता था और जिसका वो सेवन किया करते थे। तो इस प्रकार शिकार भी भोजन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका था। अब हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरा है अपमार्जन। आपके लिए ये शब्द नया होगा, मैं बता देता हूं। अपमार्जन का मतलब होता है सफाई करना एक तरीके से, लेकिन यहां अपमार्जन का क्या मतलब है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। बच्चों, बहुत हिंसक पशुओं से उस समय का आदिकालीन मनुष्य डरता था, क्योंकि वो खुद ही निवाला बन जाता था ऐसे पशुओं का। शेर, बाघ, चीते और जंगली गेंडे, हाथी, ये सब बेहद खतरनाक उनके लिए थे। इनसे डर कर छुप जाता था मनुष्य। तो शिकार तो छोड़ दीजिए, वो प्रारंभिक मानव कैसे इनका शिकार करता, लेकिन वो जब ये देखता था कि ये हिंसक पशु किसी जानवर का शिकार करते थे तो वो क्या करते थे, कभी कभी उसको आधा खा करके जब पेट भर जाता था तो छोड़ के चले जाते थे। तो अब ये बचा हुआ मांस इकट्ठा करना, ये अपमार्जन था। यानी कि हड्डियों पर जो मांस बचा रह जाता था उसको ये लोग खुरुच खुरुच करके निकाल लेते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि जब शेर चले जाते तो भेड़िए, सियार, इस टाइप के जानवर भी आकर के जो बचा कुचा मांस था वो खा जाते थे। तो फिर सिर्फ कंकाल छूटता था उस जानवर का। ऐसे में मनुष्य उस कंकाल से भी कुछ न कुछ प्राप्त करना सीख गया। आप जानते हैं
नहीं जानते तो मैं बता देना चाहता हूं, मनुष्य के हड्डी या जैसे मनुष्य के हड्डी में, उसी तरह पशुओं के हड्डी के भीतर भी कुछ मज्जा रहता है, मांस रहता है। तो ये क्या करते थे कि उस कंकाल की हड्डियों को तोड़ करके और उसके अंदर से भी उसका मज्जा निकाल करके उसकी सफाई करके खाने के लिए ले आते थे। इसी प्रक्रिया को हम अपमार्जन कहते हैं। और चौथी चीज थी मछली पकड़ना। उस समय मनुष्य जिन जल स्रोतों के पास रहता था, जैसे नदी के किनारे या किसी तालाब के किनारे, तो उसमें मछली प्राकृतिक रूप से पाई जाती थी। तो ये लोग क्या करते थे, भाले की सहायता से, यानी लकड़ी में पतले भाले वो फल लगा रहता था, उसकी सहायता से फेंक करके और मछली पकड़ते थे। काम बड़ा कठिन था, लेकिन वो दक्ष हो गए थे और इस तरह वो मछलियों का शिकार करके भी अपना भोजन प्राप्त करते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य इन 4 विधियों से अपने लिए भोजन इकट्ठा करता था। ठीक है, आगे के बिंदु की बात करते हैं जिसका नाम है आवास। मनुष्य रहता कहां था? भोजन हो गया, अब उसके रहने का इतिहास आप जाने। सबसे पहले मैंने लिखा है यहां पे देखिए, पेड़, यानी मनुष्य सबसे पहले पेड़ों पर रहता था। प्रारंभिक अवस्था जब उसकी थी तो वो पेड़ों पर रहता था। पेड़ों पर रहने के पीछे क्या था? सबसे बड़ी चीज थी सुरक्षा, ताकि हिंसक जानवर उसे जमीन पर नुकसान न पहुंचाए। 4 लाख से 1,25,000 साल पहले तक वो पेड़ों से उतर करके गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया। जो प्राकृतिक रूप से गुफाएं थी, कभी उसमें कुछ जानवर भी रहा करते थे। बाद में मनुष्य ने उस पर कब्जा किया। वो मुख्य द्वार को पत्थरों से ढक दिया करते थे और अंदर सुरक्षित रहा करते थे। इस प्रकार मनुष्य पेड़ से आ गया गुफा तक। इसके बाद उसके अस्थायी निवास की बात भी सामने आती है। कुछ प्रमाण मिले हैं गुफाओं में मनुष्य के रहने के, जैसे दक्षिणी फ्रांस की एक लेजरेट गुफा है। लेजरेट नाम याद रखिएगा, इस पर प्रश्न पूछा जाता है। दक्षिणी फ्रांस की लेजरेट गुफा की दीवार से सटाकर 12 गुणे 4 मीटर का एक निवास बना था, खुदाई में मिला है। जो उसके अंदर 2 चूल्हे और कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं कि फल, बीज, मछली, अंडा ये सब रखा जाता था। इसके भी साक्ष्य मिले हैं। इसी प्रकार दक्षिणी फ्रांस के ही समुद्र तट पर एक टेरा अमाटा गुफा थी, टेरा अमाटा, जहां घास फूस और लकड़ी की छत वाली कच्ची कमजोर झोपड़ी मिली है, यानी अस्थायी झोपड़ी यह भी मिली है। एक प्रमाण है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका निर्माण क्यों करते होंगे, क्योंकि स्थायी निवास तो गुफा थी, मगर कभी कभी वो शिकार की तलाश में बहुत दूर चले जाया करते थे और शाम हो जाती थी, रात तक अपनी गुफा में लौटकर आ पाना मुश्किल था, सुरक्षा के हिसाब से ठीक नहीं था। तो वो घास फूस की एक टेम्पोररी जो है झोपड़ी बना लेते थे, हट बना लेते थे और उसी में किसी तरह वो रात गुजारा करते थे। कुछ इसी तरह की अस्थायी झोपड़ी थी, जिसका मैंने अभी उदाहरण दिया कि वो समुद्र तट पर टेरा अमाटा, जो फ्रांस का दक्षिणी समुद्र तट है, वहां पर इस तरह के साक्ष्य मिले हैं कि वहां इस तरह की बनी हुई झोपड़ी जो आदि मानव द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, केन्या के कुछ स्थानों पर ऐसे साक्ष्य मिले हैं खुदाई में, जहां पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियां मिली हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि उस समय आग का आविष्कार हो चुका था। हालांकि इसमें विवाद है कि वो आग मनुष्य जलाया था, प्राकृतिक रूप से आग लग गई थी, या आसपास कोई ज्वालामुखी था जिसमें से विस्फोट हुआ और कोई लावा का चिंगारी आकर के वहां पड़ गया जिसकी वजह से आग लग गई। ये तो विवाद का विषय है, लेकिन आग थी इसका प्रमाण है। और इसीलिए अगला बिंदु मैंने रखा है आग।
आग का आविष्कार मनुष्य के लिए एक युगांतकारी घटना थी। यहां से एक तरह का युग बदल गया, मनुष्य का जीवन बेहद सरल होने की स्थिति में पहुंच गया। जब आप इसके फायदे के बारे में जानेंगे तो निश्चित रूप से आप ये आश्वस्त हो जाएंगे कि हां, आग ने एक क्रांतिकारी बदलाव आदिकालीन मनुष्य के जीवन में किया। वो बदलाव क्या थे? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पहला फायदा यह था कि आग के आविष्कार से गुफा में प्रकाश और गर्मी प्राप्त करने लगे। जाड़े में ठिठुरते थे, आग जब गुफा में जलने लगी तो आग के सहारे उनको गर्मी मिलने लगी। इसके अलावा गुफा प्रकाशित होने लगी। अब आप सोचिए, सारी रात अंधेरे में गुजारना कितना कठिन काम था। पता चला छोटे छोटे बच्चे सबके साथ परिवार सोया हुआ है और कहीं कोने में से एक सांप आया और किसी को काट लिया। पता नहीं चला, वो चिल्लाया, दूसरा उसके पास गया, उसको भी काट लिया। तो कभी कभी पूरा गुफा का परिवार सांप के काटने से सुबह मरा हुआ अवस्था में मिलता था। तो बेहद तकलीफदेह बात थी। लेकिन आग के आविष्कार से यह समस्या दूर हो गई। प्रकाश और गर्मी दोनों से दोनों लाभ उनको प्राप्त हुआ। दूसरा था भोजन पकाना। आप कल्पना कीजिए कि आपके भोजन में अगर नमक की कमी या नमक ज्यादा हो जाता है तो हम उस भोजन को खा नहीं पाते। कच्चा मांस या कच्चा पदार्थ खाना कितना कठिन था। आज हम पका हुआ भोजन प्राप्त कर रहे हैं। जब मनुष्य को आग मिली, आग का आविष्कार उसने कर लिया, तो इस कच्चे मांस को उसने पकाकर खाना शुरू किया। यह सुपाच्य भी था और उसके लिए टेस्ट भी था। इसलिए भोजन पकाना भी आग के द्वारा संभव हुआ। तीसरी चीज थी भाले की नोक बनाने के लिए। आप जानते हैं भाले का इस्तेमाल करते थे, उनके औजारों में भाला भी शामिल था। और भाले की नोक बनाने के लिए, उसको ठोकने पीटने के लिए, लकड़ी को जला करके और उसमें भाले को खोसने के लिए, इन सब चीजों में भी आग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा बहुत सारे हिंसक जानवर कभी कभी उसके गुफा के आसपास आ जाते थे, उसके ऊपर आक्रमण कर देते थे। तो ऐसे हिंसक जानवरों को भगाने के काम भी आग आई। यानी वो आग जला करके, आग की मसाल जला करके जब दौड़ते थे तो जानवर जो है हिंसक वो भाग जाते थे। और आगे जब मनुष्य थोड़ा सा और विकसित हुआ तो आग ने एक और उनके लिए फायदा पहुंचाया, वो था बर्तन पकाना। मनुष्य ने उस आग से मिट्टी के बर्तन बनाकर पका करके और उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिससे उनके जीवन में और आराम हो गया। ठीक है, अब हम आखिरी बिंदु लेते हैं। आग भी हो गया। औजार निश्चित रूप से अपने दैनिक क्रियाकलाप, और मुख्य रूप से उनका दैनिक क्रियाकलाप क्या था? जानवरों का शिकार। और इसके लिए उन्हें औजार की आवश्यकता थी। तो इसलिए मनुष्य पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। और इसका पहला साक्ष्य इथोपिया और केन्या से मिला है। बताया जाता है, पुरातत्वविद बताते हैं कि संभव है कि पहला पत्थर का औजार ऑस्ट्रेलोपेथिकस मानव ने बनाया था। मनुष्य का जो औजार था पहले बड़ा बेडौल हुआ करता था। बाद में धीरे धीरे जैसे उसकी बुद्धि का विकास हुआ, उसने उसमें सुधार करना शुरू किया। ठीक है, तो कुछ बेहतर औजार बनने लगे। भाले, तीर कमान और सुई का आविष्कार आगे चल के हुआ। सुई के आविष्कार ने भी बहुत फायदा मनुष्य को पहुंचाया। सिले हुए कपड़े अब वो पहनने लगे। करीब 21,000 साल पुराना सिले हुए कपड़े का प्रमाण भी हमको मिलता है। और छेनी और रुखानी जैसे छोटे छोटे औजार भी बनने लगे। अब आप सोचिए, छोटे मोटे जानवरों का शिकार तो किसी तरह वो कर लेता था, लेकिन बाद में बड़े जानवरों को शिकार करने के लिए उसने कई तरह की तकनीकों का इस्तेमाल बनाया। उसने एक हैमर बनाया, एक बड़ा हैमर जो पत्थर का होता था, उसको रस्सी से बांध करके और एक पेड़ की डाली से लटका दिया जाता था। पेड़ की डाली पर एक व्यक्ति बैठा रहता था। उस पत्थर के नीचे एक छोटा सा कोई खरगोश या छोटा जानवर बांध दिया जाता था। और जब उसकी शिकार करने के लिए कोई शेर, बाघ या बड़ा भयंकर जानवर, हिंसक जानवर आता था तो ऊपर से उस पत्थर को गिरा दिया जाता था, ताकि उससे दब करके वो हिंसक जानवर मर जाए। और ऐसा जब हो जाता था तो उनके लिए एक खुशी का समय होता था, क्योंकि उन्हें बड़ी मात्रा में इससे मांस मिलता था। तो इस तरह का हैमर, हथौड़ी और छेनी, रुखानी, जैसा कि मैंने नाम लिया, ये सारे औजार मनुष्य ने उस समय बनाए।
और आपको मैं बता दूं कि पत्थरों के इन औजार के साथ साथ लकड़ियों का भी प्रयोग निश्चित रूप से हुआ होगा, किंतु आज लकड़ियां हमको नहीं मिल पाती हैं क्योंकि जीवाश्म में पत्थर के औजार मिलते हैं, क्योंकि लकड़ियां मुलायम होती हैं और लाखों साल तक उनका अस्तित्व बचा रहना मुश्किल होता है। इसलिए पत्थर तो मिले लेकिन लकड़ियां जो औजारों में प्रयुक्त की गई वो नहीं मिली। लेकिन ऐसा अनुमान हम जरूर लगा सकते हैं कि लकड़ियां औजारों में प्रयुक्त की गई थी। तो इस प्रकार औजार भी हो गया और आज के जितने बिंदु थे मैंने आपको समझा दिए। कल बचे हुए शेष बिंदुओं पर चर्चा होगी और यह लेसन आपका समाप्त होगा। ठीक है, धन्यवाद।